हाँ जी बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। ये क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया। मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी ₹20,000 per month, DA 40% of basic salary, out of which he receives 60% for retirement benefit during the year. During the year he received following other allowances. उसके allowances हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया है 500 रुपए पर मंथ, 3 बच्चे, एक बच्चे के लिए 500, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है 800 रुपए पर मंथ, 2 बच्चे के लिए ईच। यूनिफॉर्म अलाउंस 5000 पर एनम दिया गया है। ट्रैवलिंग अलाउंस 3000 पर एनम दिया गया है, जिसमें कि स्पेंड 2500 है, एंड ब्ला 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 करके यहाँ पे बहुत सारे पर मंथ है, अलाउंसेस दिए हुए हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस पर मंथ है जी, पर एनम बोला था, गलती से बोल दिया होगा, पर एनम पर मंथ दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दीजिए, आपस में बात मत कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस 20,000 रुपए पर मंथ, रेंट पेड फ्रॉम 1 अक्टूबर ₹15,000 इन दिल्ली। मतलब रेंट उसने कब से पे किया? 1 अक्टूबर से, तो 3 महीने का, ठीक है। और उसको एचआरए मिल कब से रहा था? साल की शुरुआत से ही मिल रहा था। और उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स रिसीव एडवांस सैलरी इक्वलेंट टू 4 मंथ बेसिक सैलरी। और फिर लिखा हुआ है 31 दिसंबर को मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो गए। मेरा आप लोगों से सवाल, एचआरए तो मिल रहा था 1 अप्रैल से, हाँ सर, 1 अक्टूबर से रेंट उसने पे किया है। 1 अक्टूबर से पहले जितना भी एचआरए था वो सर टैक्सेबल होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। सही जवाब, आप जीत गए 5 करोड़ रुपए, लेकिन मिलेंगे नहीं। अच्छा, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? उसके बाद में जो हमारे पास में रेंट पेड वाला पोर्शन है, जो हमने रेंट पे किया है, उसको हम ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे ट्रीट करते समय हमारे को ध्यान क्या रखना है? 15,000 पर। कृपया शांत रहे, मेरी बात सुने, उत्तेजित ना हो। हम क्या कह रहे हैं सर? पहले तो हमारे को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 3 महीने सर। 3 महीने। तो सैलरी कितने महीने की लेनी पड़ेगी इसमें? एचआरए कंप्यूट करने पड़ेगी, 3 महीने की ही लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। और उस सैलरी का मतलब क्या है? बीसीडी। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर को वो रिटायर हो गया और उसने 5,000 पर मंथ जो है पेंशन ली, जिसको कि उसने कम्यूट करा लिया और रिसीव किए कितने? 7 लाख रुपए। ये कितना लिखा हुआ? 7 लाख लिखा था, 7 लाख। कितनी ब्रैकेट है? 7 लाख, इसको 7 लाख बना लीजिएगा, थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। 7 लाख। और पेंशन को कम्यूट किया है कब? कितने परसेंट पे? 55%, ठीक है जी। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। अब आइए चलिए देखते हैं, इसका आंसर लिखिए। और सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम? कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो। जी जनाब, बेसिक सैलरी कितनी होगी? सर 9 महीने की होगी, 20,000 × 9 180। 31 दिसंबर तक होगी, तो 20,000 × 9। ओके, डीए कितना रिसीव हुआ? सर इसके 40% होगा, 40% रिसीव हुआ बेसिक सैलरी का। 1,80,000 का 40%, 72,000। और डीए वाला कहाँ जाएगा? वो तो एचआरए में काम आएगा। ये कितना हो गया? 72,000। और क्या मिला था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव किया था उन्होंने 500 पर मंथ, यानी कि 9 महीने तक इंटू 3,
और एग्जाम्प्ट होगा 100 रुपीज 9 महीने तक 2 बच्चों के लिए। तेरा 500 माइनस अगला मिला चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। यस सर। रिसीव किया कितना? 800 9 महीने का 3 बच्चों 800 2 बच्चों 9 महीने तक 2 बच्चों का। हाँ और एग्जाम्प्ट कितना हुआ? 300 300 9 बच्चों 9 महीने का 2 बच्चों। 9 बच्चे क्यों करवा रहे हो भाई? बर्बाद करोगे क्या मिस्टर एक्स को? अच्छा जी, चलो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के बाद क्या दिया हुआ है? ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस कितना रिसीव किया था? 3000 रिसीव किया था 9 महीने के लिए। एग्जाम्पल बोलो पहले मेरे को, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को बताओगे ट्रैवलिंग अलाउंस कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्स्ट कैटेगरी में आता है, जिसमें कि स्पेंड वाला अमाउंट होता है ना। तो स्पेंड कितने किए थे? 2500 पर मंथ, तो इंटू 9 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद में यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म अलाउंस। वो पर है। अरे सर यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव किया है 5000 पर एनम, हाँ सर। और स्पेंड का खर्च होता है 7000 खर्च किए हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, पूरा हो जाएगा पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर। इसमें लिखो एक्सपेंस बताया, एक्सपेंस दिया ना, एक्सपेंस इसका क्या बताया? इसका नहीं बताया वो कुछ नहीं। आप लोग बोल रहे हो, चेक करते। नहीं बताओ फुली टैक्सेबल मार्जिन। यूनिफॉर्म अलाउंस स्पेंड अमाउंट नहीं दिया हुआ, स्पेंड अमाउंट इज नॉट प्रोवाइडेड, देन वी शैल अज्यूम नथिंग स्पेंड एंड देयरफॉर इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो 9 महीने ओके, हाँ 9 महीने का होगा वो भी, ठीक है। इसके बाद डेली अलाउंस दिया हुआ, उसका क्या है ना हमें, उसका तो पूरी ये होगा 3750। यस सर 3750। अगला कौन सा दिया हुआ था? सर इसका अगला तो ट्रैवलिंग अमाउंट दिया है। नहीं, हो गया ट्रैवलिंग। यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद कौन सा दिया हुआ? डेली अलाउंस। तो ऊपर वाला तो काटो, ऊपर वाला क्यों काटू? ले लो अच्छा, रोज का बोलेंगे आप। यहाँ लिखा हुआ है ना 7000 रुपए। यूनिफॉर्म अलाउंस कितने का था? 5000 तो 5000 था, अच्छा। 9 महीने कर दिए तो स्पेंड, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस था 2500 रुपए स्पेंड, ठीक है। तो ये हम मानेंगे कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, और आउटर कॉलम में पूरा का 9 पूरा महीने का नहीं करेंगे सर। पर मंथ नहीं था वो, पर एनम था, पर एनम था। पर हमें तो 9 महीने का वो कर रहे हैं ना, इतना तो अच्छा होगा नहीं। क्या? एम्प्लॉयर का अच्छा हो नहीं, हमसे 9 महीने का तो देख निकाल के साथ। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ पर एनम, एनम, यूनिफॉर्म अलाउंस पर एनम। हाँ फिर इसमें 9 महीने में तो निकालूंगा। हाँ 9/12 करके आएगा इसका 3750। 3750, हाँ ये टैक्स। और ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ यस ठीक है। सर। अच्छा, डेली अलाउंस कितना दिया हुआ था? 7,000 हमारे खर्च हुआ है। पर मंथ खर्च हुआ ना वो 6000 रुपए पर मंथ दिया कि पर एनम? सब पर ये पर एनम है, और 7,000 रुपए से खर्च है, तब भी पूरा एग्जाम किया हमारा, कितना भी निकाले हम। एग्जाम्प्ट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 45 हो जाएगा सर, पर 6000 पर एनम है ना। 6000 पर एनम है ना? और 7,000 रुपए खर्च किया तब भी पूरा एग्जाम किया है। मेरी है ज्यादा एग्जाम्पशन कैसे हो सकती है? हाँ, तो बस अब 4500। तो तेरे ऊपर तो 9 महीने का निकाल के रखते दिखाने के। डेली अलाउंस के बाद में सर ट्राइबल ट्राइबल एरिया अलाउंस 800 कितना रिसीव हुआ है? 800 पर मंथ। बोलो जी कितना, कौन सी कैटेगरी में आता है ये? सर याद है नोटिफाइड वाले में, जिसमें नोटिफाइड होता है।
तो वो जो नोटिफाइड लिमिट है इसकी वो कितनी है? 200 रुपए। अच्छा जी, ट्राइबल एरिया के बाद क्या लिखा है? अंडरग्राउंड। कितना दिया हुआ है? 9 महीने 1200 रुपए into 9 इंटू 9 और एग्जाम्प्ट 800, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आता है? नोटिफाइड वाली कैटेगरी में आता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या दिया हुआ है? मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस तो फुली टैक्सेबल में आता है। Yes, sir. ओके जी, 3000 per month. 3000 इंटू 9। अच्छा, और क्या दिया? टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस तो थर्ड कैटेगरी में आता है। ये भी fully Fully taxable taxable है। है। ये भी फुली टैक्सेबल है। कितना हो जाएगा? 2000 into 9. अब पेट्रोल। और क्या दिया हुआ है? पेट्रोल अलाउंस, ये भी थर्ड कैटेगरी में आता है। 500. 5000 500 इंटू 9। और क्या दिया हुआ है? हाउस रेंट अलाउंस लिखा है। HRA। अब हाउस रेंट अलाउंस 1/4 से लेकर के 30 सितंबर Yes, sir. 39 सितंबर, ये तो हो जाएगा फुली टैक्सेबल। 6 महीने 90,000. कितना दिया हुआ है? 15,000 per month. 15,000 इंटू 9 और फिर HRA। सर हाउस 20,000 आएगा। 20,000 आएगा हाउस रेंट। आप तो 15 बता रहे थे। सर मैंने बोला रेंट दे रहे 20,000 आएगा ना, जितना मिल रहा है। कितना बताया था नालायक ने? 20,000 into 9 646 1,20,000 हाँ 1,20,000 आएगा। अच्छा जी, अब 3 महीने का 1 अक्टूबर से दिसंबर तक 31 दिसंबर तक। उसके हाँ, बाद लेकिन वो रिटायर हो गया ना, उसके बाद रिटायर हो गया, फिर तो भूल जाओ। तो 20,000 इंटू 3। 60 अब एग्जाम निकालेंगे। कंप्यूटेशन of exempted amount लीस्ट ऑफ फॉलोइंग टू, उसमें क्या होता है बोलो? एक्चुअल अमाउंट रिसीव एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज HRA, वो कितना था? so 20,000 into 3। तो 60,000 दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड कितना था यहाँ? 15,000। 15,000 यस सर 15,000 इंटू 3 हाँ माइनस 10% ऑफ सैलरी। हुआ है 7440 सैलरी निकालनी पड़ेगी। हाँ यस सर Yes, sir. 7440. तो सैलरी फॉर HRA बेसिक सैलरी कितनी थी? 20,000 थी 3 महीने 20,000 to 3 years ये 60 आ गया। ये का रिटायरमेंट वाला पोर्शन चाहिए। इसमें 40% का इसके पास 60% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट ये कितना हो गया? 60,000 का 40% 40% का 60% 60%। ये आ रहा है 14,400 टोटल आ रहा है इसका 74,400 फिक्स कमीशन ऑन सेल्स कितनी है? तो कुछ भी नहीं बनेगी इसके बारे में। कितनी सैलरी आ गई? 74,400
और उसका 10% हो गया 7440। 37560। थर्ड, दिल्ली में रहता है, 50% लेंगे, 50% 50% ऑफ सैलरी। कितना हो जाएगा? 37200। 37। सबसे छोटा कौन सा है? ये तीसरे वाला। कितना था? 37। 37,000। अब रिटायरमेंट, अनकम्यूटेड कब से मिल रही थी? जनवरी से, फरवरी से और मार्च। जनवरी में कितनी मिली? 5000। फरवरी में भी 5000। मार्च में कम्यूट करा लिया 55%, Yes sir, 2250। तो 45% अनकम्यूटेड हो गई। Yes sir, कितना हो गई? 2250। और ये फुली टैक्सेबल है, कितना हो गया? 12250। अच्छा जी, पेंशन कम्यूटेड, रिसीव्ड कितना रिसीव किया? जल्दी बताओ। 7 lakh। 7 lakh। अब चेक करो, assume that। 7 लाख अगर 55% है तो 100% कितना होगा? 1272727। सर उसका हाफ कर देंगे तो एग्जाम से। 1272727। इसका हाफ कर देंगे क्योंकि ये ग्रेजुएटी रिसीव नहीं कर रहा, तो वो कितना आ जाएगा? 63636। हमने 64 कर दिया। हाँ मैंने सर 4 लिखना कोई बात नहीं सर। 66। हाँ 4 ऐसे 7। अच्छा, आउटर कॉलम में कितना आ गया? 6,36,366। हटाना सर। 63। ये हटाना है। उसकी जगह चलो राउंड अप करो। हाँ जी, कितना आ गया ये? 63636। 636। सर हो गया। हो गया क्वेश्चन? यस सर। एडवांस सैलरी भी है क्वेश्चन में। सर 4 महीने की लेबर है। अभी वर्किंग नोट के बाद कैसे लिखे हैं, यहाँ तक तो आ गया। कोई नहीं इसमें। आप लोग लिख लो, चलो नीचे। नीचे कर लो ना। ये वर्किंग नोट के बाद एडवांस सैलरी, बिल्डिंग करने के 4 महीने। एडवांस सैलरी कितनी आ जाएगी? 20 महीने। चलिए 4 महीने को 80,000। 80,000 20,000। क्या? फुली टैक्सेबल होता है हाँ, एडवांस। पूरा टैक्सेबल है। टोटल आ रहा है 63,800। हाँ जी, हमने लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में परक्यूजिट्स, टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स। टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स क्या कहती है? पहले तो परक्यूजिट्स होते क्या है? बेनिफिट इन काइंड। बेनिफिट इन काइंड जनरली आर परक्यूजिट, समटाइम इन कैश। ठीक है, कैश भी होता है कभी कभी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको पेट्रोल अलाउंस ना दे करके मोटर कार फैसिलिटी दे दूं, मर्सिडीज बेंज की चाबी, तो ये क्या है? परक्यूजिट है। हाउस रेंट अलाउंस ना दे करके स्टाफ क्वार्टर दे दूं,
रेंट फ्री एकोमोडेशन जिसे कहते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, परक्यूजिट है। तो कुछ चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में ना दे करके मैं जनरली काइंड में दे देता हूं, दैट इज नोन एज परक्यूजिट। लेकिन सारे के सारे परक्यूजिट काइंड में होते हैं, ये कहना गलत है। कैश परक्यूजिट्स भी होते हैं, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। आपके बिजली पानी का बिल मैं पे कर देता हूं, ये कैश परक्यूजिट है। जनरली काइंड में होते हैं, कैश में भी हो सकते हैं। डन, ये परक्यूजिट का मीनिंग है। अच्छा, अब इस परक्यूजिट की ना बड़ी लंबी लिस्ट है, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, फुली टैक्सेबल और फुली एग्जम्प्ट और टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज ओनली, जो कि यहां भी नहीं लिखा हुआ और ना ही मैं लिखने के भी मूड में हूं, क्योंकि ये बहुत लंबी सी लिस्ट है। अगर वो बनाने बैठूंगा तो पढ़ाऊंगा कब। तो मैंने अभी यहाँ पे केवल 2 ही चीजें लिखी हैं। क्या अपने पास लिस्ट में, परक्यूजिट की लिस्ट में, नंबर 1 परक्यूजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और उसके अंदर मैंने लिखा रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये टॉपिक आपके क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड जरूर होगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी एट कंसेशनल रेट, यानी कि एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। पढ़ते हैं, आइए। रेंट फ्री एकोमोडेशन कहते क्या है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक पे, अपनी कॉपी पे जहां आप लिख रहे हैं वहां 2 पेज छोड़ दीजिए, ये जिस पे आपने लिखना शुरू किया वो, और एक अगला भी छोड़ दीजिए, ताकि गंदा गंदा काम ना हो। तो आइए टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की। ठीक है जी, आ जाओ जी। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकदम पढ़ने में मजा आने वाला है आप लोगों को। और किसी को कुछ समझ में ना आए तो साथ के साथ ही पूछना है। भैया नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है हमारा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो शर्म नहीं आनी चाहिए पूछने में। अच्छा जी, आ जाओ। रेंट फ्री एकोमोडेशन, मैं बार बार जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता सेक्शन लिखने में। सेक्शन मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया। टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है 2 तरीके से। एक तो मिलता है फर्निश्ड और एक मिलता है बच्चों अनफर्निश्ड। ये अनफर्निश्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ मकान। ठीक है जी, और ये क्या है, मकान विद सामान। बात समझ में आई ना? सही, तो मैं पहले भी बताता, इतना कच्चा समझते हो क्या? नहीं, मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छा, तो हमारे पास में क्या है, हम पहले अनफर्निश्ड को पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है ना, हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक में, दोनों में एक चीज कॉमन है, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि एकोमोडेशन फैसिलिटी, और बाकी जो है सामान सिर्फ एक में, फर्नीचर एक में ही है। तो पहले इसको पढ़ लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दो, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर स्टाफ क्वार्टर मिलता है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, और ये होता है लाइसेंस फी। लाइसेंस फी की के नाम से दिया हुआ होता है। लाइसेंस फी जो भी होगी ये एज पर लाइसेंस फी वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इज फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, इज इट क्लियर टू यू? फाइन। तो अब यहाँ पे फर्निश के अंदर 2 चीजें मिली हैं सर, एक तो मकान और एक सामान। तो हमारे हाथ में चीजें भी 2 ही टैक्सेबल होंगी। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है जी, फुल्ली टैक्सेबल। और ये क्या होता है, ये कुछ और नहीं होता, लाइसेंस फी ही होता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो दोनों में सेम ही है चीज। अच्छा, यहां पे फर्नीचर मिला है। फर्नीचर मिलता है जी 2 तरीके से। फर्नीचर मिलता है 2 तरीके से, और ये 2 तरीके क्या हैं, आइए लिख लेते हैं। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर,
और दूसरा टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। ठीक है जी। तो दो तरीके से फर्नीचर कैसे मिलता है बच्चों को। मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मेरा नाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कौन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल या स्टेट एज द केस में भी। ठीक है ना। तो अब फर्नीचर किसके नाम पे ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फर्नीचर के अंदर क्या होता है जी, आप एम्प्लॉय हैं मेरे, मेरा नाम इंडियन रेलवे, आप लोग इंडियन रेलवे के, नॉर्दर्न इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय, और मेरे पास है ना, मैंने बहुत सारे एसी खरीद रखे हैं, दैट इज नोन एज माय फर्नीचर, ओन्ड ऑन द नेम ऑफ कंपनी, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट नॉर्दर्न रेलवे। ओके सर, एंड नाउ आई एम प्रोवाइडिंग इट टू माय एम्प्लॉय, सो इट इज द फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। लेकिन मेरे पास में सारे के सारे तो फर्नीचर नहीं हो सकते ना, जितनी आपकी जरूरतें, आपको फ्रिज भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए, आपको पंखा भी चाहिए, आपको कूलर भी चाहिए, आपको बेड भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता हूं बाय टेकिंग इट ऑन रेंट फ्रॉम मार्केट, मैं आपको इसको प्रोवाइड कर देता हूं। बात समझ में आई। जो मेरे पास है वो तुम ले जाओ, और जो नहीं है उसको रेंट पे लेकर के दे दूंगा। तो दो तरह से फर्नीचर दिया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि फर्नीचर कैसे दिया जाता है। अब मुद्दा ये नहीं है कि कैसे दिया जाता है, मुद्दा है हमें टैक्स का पेपर देना है, कहानियां थोड़ी गानी है। टैक्सेबिलिटी बताओ सर। हाँ जी, तो टैक्सेबिलिटी लिखेंगे, इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन टैक्सेबल अमाउंट एज सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। बात समझ में आई। मैंने आपको एक एसी दिया जो कि 3 साल पहले मैंने 60,000 रुपए का खरीदा था, आज उसकी रिटन डाउन वैल्यू 10,000 है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल क्या होगा, कितना अमाउंट होगा, 60,000 का 10% यानी कि 6,000। आप WDV को इग्नोर करेंगे, क्वेश्चन में आपको भावुक करने के लिए WDV भी दी हुई होगी, लेकिन आपको तो रूल याद होगा ना, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इन केस ऑफ फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉय, दैट इज रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ कंपनी। ओके, if it is taken on rent and provided to employee, then what is tax treatment? Rent paid by employer, rent paid by employer shall be taxable in the hands of employee. क्यों जी महाराज, बात समझ में आई? आओ रिवाइज कर लें एक बार। ये लास्ट को बताइए, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर रेंट पे लेकर के दे दिया जाए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिए हैं ये चीजें, तो उसके हाथ में ये क्या हो जाएगी सर, जितना भी रेंट पे किया होगा ना एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे, वो सारा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। आओ लिखें एक क्वेश्चन। सपोज मिस्टर एक्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय receive accommodation facility from employer, from government of India, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ
accommodation was rupees 50 lakhs, 5 ही कर लो, 50 नहीं करो, 5 lakhs per annum as per license fee. Furniture owned by employer also provided to him having original cost rupees 1 lakh and WDV 30,000. Also 1 TV and 1 fridge. Provided to Mr. X having rent rupees 500 per month paid by employer, 500 per month each paid by employer. ठीक है जी, ये लिखा हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब बताइए जी टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, बताइए, बोलिए, कुछ तो बोलिए। टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? 10% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एक तो 5 लाख, एकोमोडेशन फुली टैक्सेबल है। अच्छा, टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, हाँ जी, क्या लेके दिया था? ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, ये टैक्सेबल हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट वाला, और प्लस एक टीवी और एक फ्रिज, ये लेके दिया था उसको, 12 महीने के लिए फैसिलिटी दी थी। बोलो सरकार, बोलो, बात समझ में आई? तो 5 लाख प्लस 10,000, 5 लाख 10,000, और ये कितना था? नहीं, ये वाला, ये 12,000, 5 लाख 10 और 12 कितना होता है? 5 लाख 22,000 इज द टैक्सेबल वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इज इट क्लियर टू यू? क्या आप ये सीख गए? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। चेक क्या करना है? वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन तो हमेशा ही फुली टैक्सेबल होता है। 2 ही चीजें याद रखनी है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, बस बात खत्म। जी जनाब। जो रेंट वाला पार्ट है, रेंट किसी को घर का भी, टीवी, फ्रिज, ये सब का बेटा फर्नीचर घर होती है क्या? तो सर आपने ये वाला खुले तो इसमें ऐड ऑन ही होगा ना ऑलरेडी फर्नीचर वाले में। मैंने ये बोला कि उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला जिसमें की वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कितनी थी? 5 लाख थी, और साथ में फर्नीचर भी मिला 2 तरीके से। तो फर्नीचर मिलने के बाद ही तो वो फर्निश्ड बना ना। कैसी कैसी बातें करते? आ जाओ जी, पढ़ते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
तो इनको ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन होता है ना, ये दो तरीके से मिलता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। एक तो अनफर्निश्ड और दूसरा अनफर्निश्ड। दोनों इम्प्लॉय। ठीक है जी, एक तो अनफर्निश्ड और दूसरा अनफर्निश्ड, क्यों सर? क्योंकि एक होता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक होता है टेकन ऑन रेंट। तुम्हें लगा मैंने गलत लिखा? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और दूसरा टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो फर्नीचर की तरह कर दिया। बिल्कुल, आपने ये सुना है, सुन रहे हो आप लोगों ने ये सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉलोनी की कॉलोनी पूरी की पूरी बसा रखी है स्टाफ क्वार्टर के नाम पे। हाँ सर। कभी ऐसी कॉलोनी रिलायंस या अंबानी के नाम पे सुनी है क्या? नहीं सर। औकात ही नहीं, कितने ही बड़े बन जाओ, पूरी की पूरी कॉलोनी लेकर के अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते आप। रिलायंस कॉलोनी के नाम से कुछ नहीं मिलेगा आपको, टाटा कॉलोनी के नाम से कुछ नहीं मिलेगा आपको, आरबीआई कॉलोनी मिल जाएगी, रेलवे कॉलोनी मिल जाएगी, डीडीएस स्टाफ क्वार्टर मिल जाएगी। खैर, तो इसी वजह से ऐसा है कि ये क्या करते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर होते हैं ना, प्राइवेट कंपनीज, उनके नाम पे कभी कभी तो प्रॉपर्टी अपनी होती है और कभी कभी वो रेंट पे लेकर के देते हैं। जैसे मान लो टाटा कंसल्टेंसी है या टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के पास में उसके नाम पे खरीदे हुए 500 मकान थे, तो क्या सिर्फ 500 ही एम्प्लॉई होंगे? नहीं, ज्यादा होंगे ना। तो वो क्या करेगी, बाकी के मकान किराए पे ले लेगी और एम्प्लॉइज को दे देगी। बात समझ में आई? और ये आप यकीन मानना, जो ओल्ड बाय एम्प्लॉयर भी होंगे ना, यानी कि जो 500 मकान भी होंगे, वो भी एक ही जगह पे नहीं होंगे, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे होते हैं। बात समझ में आई? तो कंपनी देती है? हाँ होता है सर, ऐसा होता है। आप क्या नाम है, अच्छी पोस्ट पे पहुंचो तो आपको मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंचो आपको मिलेगा, बंगलो मिलेगा पूरा प्रॉपर। सर टीसीएस तो वैसे ही प्रोवाइड कराती है। स्टाफ क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे मकान की बात नहीं कर रहा, बंगलो की बात कर रहा। और गाड़ी वगैरह अदर फैसिलिटीज। अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे तो, वरना टाटा में तो कार बनाने वाले भी हैं, लेबर लोग भी हैं, उनको थोड़ी ना मिल सकती है फैसिलिटी। अच्छा है, भावुक नहीं होना, हमें प्रोविजन पढ़ने। तो अगर अनफर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है आपको प्रोवाइड की गई है, तो टैक्सेबल क्या होगा आपके हाथ में, यानी कि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब वहां तो क्या होता था, लाइसेंस फी जो कि गवर्नमेंट बता देती थी, यहां कौन बताएगा? तो यहां पे हम ना बेस मान लेते हैं किसको, 7.5% ऑफ सैलरी को। आपकी सैलरी का 7.5% आपके हाथ में टैक्सेबल है अगर आपने एज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई अनफर्निश्ड एकोमोडेशन फैसिलिटी ली है तो। यानी कि मैं एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूं, मान लो मेरे पास में, मैं एक आपका एम्प्लॉयर हूं और मैंने मैडम को एक क्या नाम है वो दे दिया, मकान दे दिया, क्वार्टर दे दिया, ठीक है जी। अब मैंने इनको मकान सामान के साथ नहीं दिया, खाली मकान दिया, तो मैंने कहा कि इनके हाथ में टैक्सेबल अमाउंट क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ ये क्या नाम है अपना टैक्सेशन डिपार्टमेंट बता रहा है, तो वो क्या कहता है 7.5% ऑफ सैलरी इनके हाथ में टैक्सेबल है। बात समझ में आई? 7.5% ऑफ सैलरी इनके हाथ में टैक्सेबल है, और सैलरी का मतलब क्या होता है वो अभी बताऊंगा, तो इसके ऊपर एक एस्टेरिस्क का साइन लगा लेना। समझ में आई बात? तो इसका मतलब हमें सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी। 7.5% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है अगर जहां पे वो एम्प्लॉय रहता है वहां पे पॉपुलेशन जो है ना
लेस देन 10 lakhs, या फिर 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, जहां पे उसको मकान दिया गया है और पॉपुलेशन जो है ना वो मोर देन 10 लाख है, बट लेस देन 25 लाख। या फिर एम्प्लॉय के हाथ में 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी अगर जहां पे उसको मकान दिया गया है वहां पे पॉपुलेशन जो है ना वो मोर देन 25 lakhs। सर अगर कुछ ना मेंशन्ड हो कि पॉपुलेशन कितनी है, वी विल एज्यूम दैट population is more than 25 lakhs, क्योंकि as per current census there is no city in India having population less than 25 lakhs। है? क्या? उनका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पॉपुलेशन, दीदी बीच वाली दीदी मेरी बात नहीं सुन रही। अब मैं वही बात बोल रहा हूं जो 60% कम्यूट कराने पे भी झगड़ा हो रहा था थोड़ी देर पहले। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया, वैसे तो हम ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, अच्छा बताते हुए भी अब मेरे को हाथ जोड़ लेने चाहिए। ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि सर अगर आपको कुछ ना दिया हो तो 25% लगाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ वहां पे पॉपुलेशन 9 लाख है तो मुझे बख्श देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन से बड़ा नहीं हूं, क्वेश्चन मुझसे बड़ा है। फिर ये मत कहना सर आपने तो कहा था इंडिया में ऐसी कोई सिटी ही नहीं है। ये कौन सी सिटी है? उस सिटी का नाम है झुमरी तलैया। झुमरी तलैया में, हाँ 7.5 में। क्वेश्चन भगवान है जी, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से ही। मेरी बात हंसी में नहीं उड़ाना, मजाक में बोली जरूर है मैंने, लेकिन बात समझ में आई। इफ नथिंग, नीचे लिख लेना इसके, if nothing is mentioned then 15% of salary, if nothing is, यहाँ पे नोट लिख लेना, नोट। ये 500 का नोट है, 2000 का है, लिख लेना नोट में। if nothing is mentioned about population then 15% of salary shall be applied। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब अगर टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहां लिखा हुआ टैक्सेबल शेल बी 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is less। ठीक है बाबूजी, ये बात समझ में आ गई? whichever is less। कोई शक? 15% ऑफ सैलरी या फिर रेंट तो क्वेश्चन में दिया ही होगा कि एम्प्लॉयर ने कितना रेंट दिया है उस मकान के लिए जिस मकान को आपको रहने के लिए दिया गया है। समझ में आई? फिर दोनों को कंपेयर करना है, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, व्हिचएवर इज लेस
is your taxable value as unfurnished accommodation. कोई शक? सैलरी हमने डिफाइन करनी है ना। सैलरी डिफाइन करनी है जी, अभी हमने सैलरी नहीं डिफाइन की अभी। सबकी अलग स्पेशल ठीक है जी, चलें, चलो जी। अब यहाँ पे ना मैं एक काम करूँ, ये बना लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, एक सेकंड। ये पूरा का पूरा आप लोगों ने बना लिया, ऐसा मेरा विश्वास है ना? अब देखो, तुम इसके अंदर कोई कलाकारी मत करना, मैं इसको बस ऐसा कर दूंगा, ऐसा ऐसा। नहीं, अब देखो ये क्या है, मैंने यहां लिखा क्या? फर्निश्ड, रेंट फ्री एकोमोडेशन टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्निश्ड और फर्निश्ड, और यहां पे मैं लिखूंगा वेयर हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन टैक्सेबल एज एकोमोडेशन। क्या होगा? ये होगा। देखो अब मैंने क्या कर दिया यहां पे, अब मैंने अनफर्निश्ड को फर्निश्ड कर दिया, और फर्निश्ड क्या है? हाउस प्रॉपर्टी फर्निश्ड है, तो इसका मतलब इसमें फर्नीचर भी होगा। तो अगर फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी आपको मिली है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन और दूसरी वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जो होगी, अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो आप क्या लेंगे? ये तीनों में से जो भी एप्रोप्रिएट होगा वो, और प्लस नीचे जाके आप क्या लिख देंगे? इसमें ऐड कर देंगे ना दूसरी चीज, और क्या? वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। और वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकाली जाएगी? सेम एज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कैसे निकालना सीखा था हमने? 10% और 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और इफ इट इज टेकन ऑन रेंट and provided to employee, then rent so paid by employer shall be taxable value in the hands of employee as the value of furniture। बात समझ में आई? तो ये हमारा फर्निश्ड बन गया, अनफर्निश्ड से फर्निश्ड बन गया। आपने वो अनफर्निश्ड बनाया था पहले, अभी आपको ये वाला डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब ये क्या कहते हैं? अब इसमें आओ, इसमें आओ, फर्निश्ड, फर्निश्ड एकोमोडेशन में मैंने क्या लिखा? ये तुम्हारी वजह से ही नहीं चल रहा बेटा, रबड़ इसका इरेजर, इसको नजर लगना कहते हैं। तुम्हें ये ईर्ष्या हो रही है ना कि सर ने तो 1 सेकंड कर दिया, बस 1 सेकंड में बस अपना पूरे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। वो क्या कहता है? जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, है ना? तुम मत कर देना ऐसा, कहीं तुम उसमें कटिंग कर दो, ठीक है? फर्निश्ड एकोमोडेशन इफ हाउस प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, तो हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल शैल, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल एज एकोमोडेशन, टैक्सेबल शैल बी ये प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर सेम एज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मजेदार है ना? बताओ, आधा रूल तो आपको वैसे ही याद था। हाँ, ऊपर कर लिया ना? वो है ना एकोमोडेशन, हाँ इसका तो वो है सैलरी वाला टैक्स। हाँ,
बनाओ इसको जल्दी से। छोटा कर दो। छोटा नहीं करूंगा, और छोटा करूंगा तो दिखाई नहीं देगा, वो बाद में रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी तो देखेंगे ना। मजेदार है ना रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी सैलरी डिफाइन नहीं की है हमने, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं सैलरी डिफाइन करता हूँ। हाँ जी, आइए सैलरी का मतलब लिख लेते हैं। सैलरी फॉर RFA, नंबर 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 DA रिटायरमेंट वाला, नंबर 3 एनी कमीशन, यानी कि फिक्स फ्लक्चुएटिंग परसेंटेज वाली या अमाउंट वाली कोई भी कमीशन हो, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, बोनस, और ये है सबसे क्रूशियल ऑल अलाउंसेस। टू द एक्सटेंट दे आर टैक्सेबल। इसका मतलब समझे? एग्जाम खाली नहीं है। जैसे मान लीजिए मेडिकल अलाउंस है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, आउटर कॉलम में पूरा का पूरा आ जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सुन लो, मान लो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 70 रुपए 2 बच्चों के लिए 12 महीनों तक, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा? 70 रुपए 2 बच्चों के लिए 12 महीने तक, आउटर कॉलम में निल। तो हमारी सैलरी कंप्यूट करते समय मेडिकल अलाउंस तो आएगा, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं आएगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो भी होगा आउटर कॉलम में जो आएंगे ना अलाउंसेस, उसको हमें इसकी सैलरी में इंक्लूड करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? ऑल अलाउंसेस टू द एक्सटेंट दे आर टैक्सेबल शैल बी पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ RFA। ओके, अच्छा जी, इसको भगा देता हूं मैं यहाँ से। कैश परक्यूजिट्स, और यहां पे एक लिख लेना नोट, एडवांस सैलरी shall not be the part of salary for RFA. Okay, ये कैश पे पुलिस बुलाओगे एक बार। water and electricity bills, telephone bills, जो हम पे कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है हमारे बिहाफ पे, दैट इज नोन एज कैश परक्यूजिट्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मतलब जितने एम्प्लॉय कर रहा है वो वाले लेंगे, हमने जो पे किया वो नहीं। वो सैलरी का पार्ट है जो आपने पे किया। आप अपने घर से अपने लिए लंच लाई हैं, तो ये कोई बेनिफिट है आपके हाथ में? मैं आपके लिए लंच लाऊंगा तो बेनिफिट होगा ना। तो कैसी ऐसी बातें करते हैं गंदे गंदे बच्चे। कौन सा? एक्सटेंड टैक्सेबल, अरे आप कोई भी अलाउंस का नाम लो पहले। वो ले लेते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ 500 रुपए 12 महीनों तक 3 बच्चों के लिए। अब एग्जाम्पल बोलो कितना होता है? 100, 12 महीने इंटू 2, तो ऊपर वाला अमाउंट बताओ कितना है, नीचे वाला मैं बता देता हूँ 2400 है। 18,000, ऊपर 18,000, नीचे 2400, तो बाहर आ गया 16, 15,600। तो 15,600 जो है ना हमारी सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये नहीं है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आएगा नहीं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर टैक्सेबल हो जाएगा ना तो आ जाएगा हमारी सैलरी के अंदर। यानी कि अगर आपके अलाउंसेस खराब हुए तो RFA खराब होना पक्का है। जो मतलब टैक्सेबल होगा वही लेंगे। टैक्सेबल होगा वही लेंगे। के बाद जी जनाब। वो आपने अभी पहले किया था वो
वो जो नील लिख दिया था वो इस तरीके से लिख दिया था नील। भाई साहब क्या ये मेरे घर की बात कर रहा है? ये भी तो कोर्स की बात कर रहा है। सुन लो, हो सकता है ये डाउट तुम्हारा भी आगे जाके अराइज हो जाए। सर वो मैंने नील पता क्यों कर दिया था? आप ये देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मान लो 70 रुपए रिसीव हुए 12 महीनों तक 2 बच्चों के लिए, विद इन लिमिट है ना, एग्जम्प्ट भी हो गया। 70 इंटू 12 इंटू 2, आउटर में क्या आ गया? नील। तो नील को यहाँ पे सैलरी का पार्ट बनाओगे क्या? तो फिक्स ये मत कर लेना दिमाग में कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आएगा या नहीं आएगा। फिक्स ये करना दिमाग में, जो टैक्सेबल होगा ना आउटर कॉलम में, जो टैक्सेबल हो रहा होगा वो आएगा इस सैलरी के अंदर। ठीक है? एक नहीं, क्योंकि जो हमारा ये आरएफए की सैलरी होती है ना, ये ड्यू बेसिस पे होती है हमेशा। ड्यू बेसिस वाली सैलरी लेनी होती है, और सैलरी इन एडवांस ड्यू नहीं हुई होती है, केवल रिसीव हुई होती है। इसलिए हम एडवांस सैलरी को नहीं लेते। समझ में आई मेरी बात? मस्त है ना? वहां पे क्या था? एचआरए के अंदर बीसीडी था, केवल 3 चीजें थी, और यहां पे बहुत सारी चीजें। मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सारी कमीशन आ जाएंगी सर। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पढ़ना छोड़ो, फेल की गारंटी मेरी। वो तो है ही सर, कुछ नया बताओ। भाई वो तो दुनिया कहती है ना, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। पढ़ो मत, पास की गारंटी मेरी। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ो मत और पास की गारंटी कौन दे देगा? मैं तो कह रहा हूँ पढ़ना छोड़ो और फेल की गारंटी मेरी। पक्का फेल हो। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे फेल नहीं होते बेटा कभी भी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ नहीं का मतलब नहीं। अप्रोच इसके आगे तो बात ही नहीं करनी। आपने अगर पढ़ाई की डेफिनेशन को ग्रेजुएशन या 12th की पढ़ाई की तैयारी के साथ जोड़ा हुआ है तो आप गलत कर रहे हैं, फिर आप गलत कोर्स में हैं। कोई दूसरे बच्चे किसी की भी बात कर लें आप, अगर आप ये कहते हैं कि 2 महीने पढ़ के पास हो जाएंगे जैसे और कोर्सेज में हो जाता है, भूल जाइए। आपने एक दिन पहले टेक्स्ट की बुक उठा करके खोल के देख ली, बेटा लूज मोशन लग जाएंगे अगर पूरे साल पढ़े नहीं हो तो। पूरे साल अगर पढ़े नहीं हो ना, तो ऐसा नहीं है कि रात रात में निपटा दोगे। चिट्ठी थोड़ी हो तुम, शू शू हो गया बात खत्म। रोबोट थोड़ी हो। ये प्रोविजन लर्न करने पड़ेंगे, और इनको गलत सबसे पहला काम इनके क्वेश्चन करो और क्वेश्चन गलत करो। जो कहता है ना इंसान कि क्वेश्चन सही करने से ही आंसर सही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर, झूठा है वो। गलत करने से सही आएगा। पहले तुम्हारा हाथ गलत करेगा, फिर उसको कटिंग करेगा तो तुम्हें वो चीज याद रहेगी कि हाँ मैंने ये गलती पहले की हुई है, मत कर ऐसा। तो गलती सबसे पहली शुरुआत, लेकिन करना सबसे पहला काम। और वो बच्चे फेल होते हैं पेपर्स के अंदर, सीए के अंदर, जो 90s की या 100 की तैयारी नहीं करते। मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो ये डैम श्योर कह रहा हो कि 100 में से 100 आने वाले हैं और उसकी कम से कम डिस्टिंक्शन भी ना आई हो। आप फेल की बात करती हैं, हो ही नहीं सकता। हम तैयारी ही 50 की करते हैं तो वो खींच के हमें पीछे ला देते हैं। गलत है ना? आप चैप्टर का चैप्टर उड़ा के चले जाओगे, कहां से हो जाओगे पास? तो ये कमी हमारे अंदर होती है बेटा। कोर्स को इतना मुश्किल थोड़ी है, कोर्स के ऊपर रोज काम करते रहो बस। हाँ जी, सैलरी का मतलब समझ में आ गया? आओ जी एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वो पूरे साल का है कि ये महीने का है? ये है इन दोनों पे 3 ये नहीं पर मंथ। पर मंथ का। अच्छा देखो क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा है। मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ, डीए 5,000 पर मंथ, 40% रिटायरमेंट के लिए। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव फॉलोइंग: कमीशन ऑन सेल्स 5%, ठीक है जी, और सेल्स थी 50 लाख रुपए पर एनम। कमीशन ऑन प्रोडक्शन 3,000 रुपए पर एनम, पर मंथ सॉरी,
टेलीफोन अलाउंस दिया हुआ है, मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है, अंडरग्राउंड अलाउंस दिया हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ है, HRA दिया हुआ है 800 रुपए 10,000 रुपए पर मंथ टिल 1st September. Now we don't have any information about the payment of rent, so we will assume that he resides in his own house. Therefore, full HRA shall be taxable fully till 1st of September from 1st of April. Okay. Now it is given in question that from 1st September he was receiving RFA facility in Delhi. From 1st September मतलब 1 सितंबर से उसको HRA बंद हो गया होगा और RFA चालू हो गया होगा। ठीक है जी। फैसिलिटी इन दिल्ली क्या इंडिकेट कर रहा है? मेट्रो सिटी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो HRA के अंदर होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, 15% ऑफ सैलरी लेंगे। समझ में आई? ऐसी इंडिकेशंस को पहचानना सीखो। अच्छा जी, हैविंग रेंटल वैल्यू 50,000 पर मंथ। हैविंग रेंटल वैल्यू 50,000 पर मंथ का क्या मतलब है? सर ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो नहीं है, ये टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय वाला अभी तक फर्निश्ड एकोमोडेशन लग रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं जी कि एक तो हम पहले शक कर रहे थे इस पे कि हो सकता है ये कि भाई ये जो है दिल्ली हो तो 15% लगेगा, 10 लगेगा या 5 लगेगा। तो हमारे को 10 लगेगा, 15 लगेगा, 10 लगेगा या 7.5 लगेगा। तो पहले हमारे को दिल्ली से पता लग गया कि 15 ही लगना चाहिए, फिर रेंट से पता लग गया कि सर अब तो पक्का ही 15 लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो 10 और 7.5 होता ही नहीं है ना, इफ टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय होता है। तो हम क्या कहते हैं 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, है ना। तो ये दूसरे वाला केस चल रहा है। जब क्वेश्चन आए तो आपके सिर पे वो बादल बनना चाहिए व्हाइट वाला, जहां पे क्वेश्चन के प्रोविजन आपको याद आने चाहिए। तो ये कौन सा वाला केस चल रहा है? ये दूसरा वाला केस चल रहा है। क्या ये एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है? नहीं सर, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता तो वहां पे वैल्यू दी हुई होती या बोला गया होता विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव रेंटल वैल्यू ऑफ इट, दैट मींस इट इज टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय वाला केस है। अच्छा जी, तो अब हमने आगे फर्नीचर के बारे में पढ़ना है। फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख and WDV 70,000. We are hardly concerned with 70,000 because 10% of original cost is there. तो 10,000 रुपए हो गया। चलो खैर वो भी बाद में देखेंगे 10 होगा या कुछ और होगा। ठीक है, आगे लिखा है एक टीवी और एक एसी जिसकी की रेंटल वैल्यू 700 रुपए पर मंथ ईच थी, वो भी मिस्टर एक्स को प्रोवाइड किया गया है। करें जी क्वेश्चन। यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि इसके अंदर मैंने अभी तक पेंशन नहीं डाली। समझ गए? थैंक यू। कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ कहीं नहीं लिखा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसको नॉन ही मानना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, बेटा सोना नहीं है, ये आगे वाली बच्ची लॉ में भी नहीं सोना। फीस देके सोने थोड़ी ना आते हैं। और ये इंस्टीट्यूट है हमारा, कोई होटल का कमरा थोड़ी है। अच्छा जी देखो, बेसिक सैलरी बोलो बच्चों कितनी थी? 25,000 इंटू 12। डीए कितना था? 40%। नहीं 40% तो नहीं था, तुम तो झूठी हो। 5,000 पर मंथ था। वो तो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला तो बाद में देखेंगे। और क्या थी? कमीशन थी, कमीशन ऑन सेल्स थी 50 लाख रुपए का कितना परसेंट? 5%।
और प्रोडक्शन वाले पे भी थी, ये तो सेल्स पे थी ना, प्रोडक्शन वाले पे भी थी, और 3000 पर 3000 पर मंथ। अच्छा जी, और क्या था? टेलीफोन अलाउंस टेलीफोन अलाउंस 2000 पर कितना रिसीव था और कितना एग्जाम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा? मंथ फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये क्या कितना था ये बेटा? 2000 पर मंथ 2000 इंटू 12। और फिर मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है, 5000 पर मंथ 5000 इंटू 12। और क्या दिया हुआ है? अंडरग्राउंड अलाउंस 600 पर मंथ अंडरग्राउंड अलाउंस 600 पर मंथ। बोलो जी, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? नोटिफाइड वाली में। और इसकी नोटिफाइड लिमिट कितनी है? 800 रुपए। तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आउटर कॉलम में नील आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिलाई 600 है। अच्छा, और ट्रैवलिंग 800 पर मंथ ट्रैवलिंग अलाउंस, ये स्पेंड तक खर्च होता है, ये स्पेंड वाली कैटेगरी में होता है, तो 800 इंटू 12। और बताओ, कुछ स्पेंड किए फिर मैंने कहा और बताओ, तो कह रहे बढ़िया नालायक, ये बीच वाली ये बच्ची। मैंने कहा और बताओ, मैं तो अपने अलाउंसेस पूछ रहा हूँ, कह रही बढ़िया। ये बहुत शरारती है। वो कहाँ गई अपनी? देख, इसको भी कुछ सिखा दे, 10% ही दे दे चाहे। अच्छा हाँ भाई बोलो, कितना एग्जाम है? स्पेंड कितना था? दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी स्पेंड नहीं किया गया, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर तो एग्जाम का पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं। If nothing is given about the spend amount, we will assume that nothing spent, therefore full amount shall be taxable. अच्छा, अब क्या है? HRA 10,000 पर मंथ फुली टैक्स 10,000 पर मंथ, लेकिन ये मिला है सितंबर तक के लिए, 1 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने के लिए, ठीक है। तो 50,000 ये आ जाएगा। अच्छा, ये कितना हो गया? 800 इंटू 12 9600। और ऊपर वाला ये कितना हो गया? 60,000 24,000 इसका बता 36,000। और ये 2.5 लाख टोटल 2.5 लाख। 60,000 दिए ये 60,000 फिर 3 लाख और ऊपर 3 लाख। अच्छा, अभी तो हमें RFA निकालना है जी, तो चलो फिर कंप्यूटेशन ऑफ RFA। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री furnished accommodation in case of non-government employee where accommodation facility is taken on rent and provided to employee। मतलब उसको ऐसी नरेशन लिख करके हेडिंग में हमें घर तक छोड़ करके आना है कि सुन, हम तेरे को बता रहे हैं कि ग्राफ में हम कहाँ खड़े हैं, फिर कोई क्वेश्चन नहीं गलत कर सकता। अच्छा जी, तो यहाँ पे रूल्स क्या कहते हैं? टैक्सेबल क्या होगा सर? नंबर 1 तो टैक्सेबल होगा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, दैट इज
15% of salary or rent paid by employer whichever is less। अब रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना था रेंट उसका 50,000। अब कितने महीने के लिए मिला है? 7 महीने के लिए 3,50,000। अब हमें जो सैलरी लेनी है 15% जो सैलरी का लेना है वो भी 7 महीने का ही लेना पड़ेगा। याद है ना रूल, जैसे एचआरए में लिया था। चलो फिर नीचे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरएफए। हाँ जी, सैलरी में क्या आता है? बेसिक सैलरी आता है, 3 लाख, जल्दी से बता दो। 3 लाख, 3 लाख नहीं थी, 3 लाख ये नहीं वो 12 महीने की थी बेबी। महीने अच्छा बताओ क्या कितनी थी पर मंथ? 25,000 थी ना। लो भैया तुम लिख ही लो, वरना तुम खामखा में खराब कर दोगे। 1 सितंबर से 31 मार्च, ठीक है? तो 25,000 इंटू 7। डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पोर्शन चाहिए अपने को। बताओ पहले कितना था? 5,000 था और 7 months 5,000 इंटू 7 का कितना परसेंट था? 40%। और दोनों कमीशन कौन कौन सी थी? कितनी कितनी थी दोनों बताना। 50 लाख का 10%। नहीं वो थी कितनी? वो अमाउंट कितना आया था? 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो मैं क्या करता हूं, 2.5 लाख प्लस वो 36,000 का 7/12 कर देता हूं। क्यों खामखा में ज्यादा मेहनत करूं मैं? अच्छा, बोनस था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो इसको नील ले लेता हूं। यहां पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन याद करने के लिए जितनी बार लिखोगे ना उतना बढ़िया है। अच्छा, और ऑल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, ये भी साथ में चाहिए। हाँ साथ ही ले लेते हैं। तो चलो कौन कौन से हैं बताओ। नंबर 1 टेलीफोन, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस, और एचआर, बस यही है। सर एचआर एचआरए नहीं लेना नालायको। एचआरए 1 सितंबर से पहले मिल रहा था। और हम जब मैंने कहा था ना तड़के वाला क्वेश्चन बना दूं, ये यही तड़का था। यही गलती करते हैं। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना। बिल्कुल नहीं लिख सकते। देखो दुष्ट बच्ची की कह रही मेरे को ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ये तो मैंने, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, ऐसा लिखने के लिए मेरे को बहुत साल लगे हैं। ये अथॉरिटी मेरे को अब जाकर के मिली है। मतलब जब मैं टीचर बना तब मेरे को ये अथॉरिटी मिली है। तो आप लोगों को ये अथॉरिटी चाहिए समझाने के लिए, तो फिर कई साल लगेंगे आपको भी। अच्छा पहले बताओ ये कितना बार बार कितना आ रहा था? 7,71,000। पूरा टोटल बताना कितना आ रहा था। अच्छा पूरा टोटल। हाँ टोटल बताना। मतलब ये टेलीफोन अलाउंस बाहर कितना आ रहा था 12 महीने का? मेरे ख्याल 24,000। ठीक है जी। और 60,000, मेडिकल अलाउंस 60,000 और 9600। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों शक हो रहा है मेरे को तुम लोगों पे। टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस था ही नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया। ठीक है, एचआरए लेना नहीं है। ओके, अब ये टोटल कितना हो गया इसका? क्यों नहीं बता देते हो? क्योंकि आपको हम पे शक। सर आपको क्या? नहीं ये 84,000 और 96 93,600, 93,600 का 7/12 कर दो पकड़ के। आरएस का 54,600, 54,600।
अच्छा जी, ऊपर कमीशन कितना आ गया था? 166833 166833 833 और ये कितना आ गया था? 14,000 और ये कितना आ गया था? 1,75,000 अब ये टोटल करो जी सैलरी। सही सही करना। 410 410 433 433 ठीक है। 410 433 410 433 का 15% कितना आ गया भाई? सर आ रहा है इसका 61565 61565। अब दोनों में से छोटा कौन सा है? तो 615 सर ये वाला छोटा है, आउटर कॉलम में ही आ जाए। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इंसान ही कर दिया सर। बताओ कहाँ हजार में पूरा 68,000 बेटा, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं आती ना, नीचे वाली वैल्यू छोटी आ जाती तो बड़ा दुख होता है हमें, क्योंकि है ना इसको निकालने में हमने बहुत मेहनत की होती है और वो इसका यूज भी ना हो। तो नंबर तो मिलेगा ना। हाँ, नंबर तो मिलेंगे, ऐसा है तो ठीक है। मैं तो भावनाओं की बात कर रहा हूँ। नंबर वाली पहले आया मतलब कंपेयर करने के लिए चाहिए 3 लाख। कंपेयर करने के लिए चाहिए और टैक्स वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 61565। हाँ अब अकोमोडेशन अब फर्नीचर की वैल्यू निकाल लेंगे। सर एक जो आता है उसके 10% आप ये क्या हो रहा है? ठीक है जी। अब दूसरा क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर। एक तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है ना। सुनो इधर, 1,00,000 रुपए का 10%, 70,000 का तो कुछ लेना ही नहीं है, और उसमें भी 7/12 क्योंकि 10% तो पर एनम का रेट है ना। 5833 कितना? 833 कितना? 833 5833। हाँ अच्छा, और एक टीवी एक तो फ्रिज है ना एसी था, AC कितना था उसका रेंट? 700 रुपए हाँ इंटू 2 इंटू 7 महीने 9800 9,800। तो टोटल कितना होगी इसकी वैल्यू? तीनों की हाँ, तीनों की आ रही है 77198 77198। अब चेक करो गलत तो नहीं मैं नहीं चेक कर रहा। 15633 पता नहीं क्या था। क्या? नहीं गलत बता दो सही से चेक करो। हो गया? हाँ सही है। तो ऊपर जाओ अपनी सैलरी में, मेन सैलरी में, और लिख दो वहां पे RFA। तो नोट कर लो कितना अमाउंट आया था? 77,198 77198, और ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। 8667 वट एवर, सर नीचे रहना है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे करो सर आई एम आउट। तो नीचे अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। पेपर में भी ऐसे छोड़ के आती नहीं, छोड़ के तुम्हें नहीं आना, छोड़ के तुम्हें नहीं आना। अभी ये RFA खत्म थोड़ी हुआ। सही है ना, आपको वेट नहीं करेगा। आई एम आउट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जल्दी करो, मजाक मत करो, जल्दी करो।
हो गया जी, हो गया। ये सैलरी लिख ली थी ना? अच्छा जी, एक लिखो प्यारा सा गंदा सा नोट। इफ एनी अमाउंट recovered from employee by employer, then it shall be deducted from the value of RFA। बात समझ में आई कि सर जी यदि एम्प्लॉयर ने आपको RFA फैसिलिटी दी है 71,000 समथिंग समथिंग जो भी था, और आपसे 10,000 रुपए रीएम्बर्स करवा लिए यानी कि निकलवा लिए, तो आपको फैसिलिटी कितने की मिली है? 61,000 समथिंग समथिंग की। तो अगर कोई अमाउंट रिकवर कर लिया जाएगा ना एम्प्लॉय से, तो वो उसके बेनिफिट का पार्ट नहीं रहेगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। RFA फैसिलिटी देने के लिए अगर कोई पैसा आपसे चार्ज कर लिया गया थोड़ा सा भी, तो ये उसमें से डिडक्ट हो जाएगा वैल्यू में से, और रिमेनिंग वैल्यू टैक्सेबल है। ओके, एग्जांपल दिया तो सही जब आप बात कर रही थी। मान लो RFA की वैल्यू आई है 70,000 और रिकवरी कर लिए एम्प्लॉयर ने आपसे 10,000 रुपए। मान लो मैं आपको कहता हूं लो जी ये पेन ले लो, ये 50 रुपए का है, बस 2 रुपए दे दो, तो मैंने आपको बेनिफिट कितने का दिया? 48 का। तो ये माइनस हो जाएगा रिकवर। रिकवर में सर एक्स्ट्रा काम करवाएगा? एक्स्ट्रा काम नहीं कराएगा, अमाउंट का रिइंबर्समेंट हो जाता है। पैसे ले लेगा मुझसे, पैसे काट लेगा ना तेरी सैलरी में से। काट लेगा। मान लो वो काट ले, तो ऐसा कभी कभी कुछ होता है। हाँ जी, ओके। अब लिखो जी आगे, RFA खत्म थोड़ी हुआ। लिखो जी, इफ RFA फैसिलिटी, बेटा उनको ऐड करने के चक्कर में मत रहो, जो सीखना था वो सीख लिया हमने। अब आगे लिखो, इफ RFA फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन होटल, then least of two shall be taxable. Number 1, 24% of सैलरी, और सैलरी का मतलब मालूम है ना, जो भी बताया था, और रेंट ऑफ होटल पेड बाय एम्प्लॉयर। बोलो जी, अब क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे फर्निश्ड और अनफर्निश्ड दो तरह के दिए जाए नहीं सर, होटल में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा ना मेरे से। लक्ष्मी नगर में एक बच्चा कहता इसके अंदर फर्नीचर भी ऐड हो जाएगा ना अगर फर्निश्ड देगा? तो मैंने कहा हाँ, होटल वाले आजकल ये स्कीम दे रहे हैं कि फर्नीचर घर से ले आना, रूम हमसे ले लेना। बोलने से पहले बच्चे सोचते भी नहीं, वो चले जा रहे हैं बस। और सोचो तुम एक होटल में गए हो, खाली कमरा, अरे वाह भाई साहब, और वो आपको क्या कह रहा है? ये सामने होटल हयात सेंट्री केस में आप जाते हो, कहते हो जी रूम चाहिए, हमारे को रूम चाहिए। अच्छा जी ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर खाली। और वो तुमसे खुद पूछ रहा है, वेटर खुद पूछ रहा है, जो पर्सन है वहां पे सर्व करने वाला पूछ रहा है, अरे सर आप बेड नहीं लेके आए साथ रहने के लिए?
तो वो खुद में भी ऐसे ही हंस रहा था बच्चा, जैसे आप लोग हंस रहे हो ना। तो कि यार एक मिनट दिमाग लगा के सोचो तो सही, तुम बोल क्या रहे हो। ठीक है, तो इसलिए नहीं होता बेटा यहाँ पे। अच्छा, आगे ध्यान देना, नोट लिखो बेटा। और यहाँ पे फर्नीचर इंक्लूडेड होता है ना होटल में, इसीलिए हमने उसको 15 से बढ़ा करके 24 कर दिया। ठीक है, लॉजिक जहां होता है वृंदा जी वहां मैं दे देता हूं, जहां नहीं होगा तो वहां मैं कैसे अपनी तरफ से बना के दे दूं। अच्छा, कृपया ध्यान दें, आगे लिखिए अपना, इफ होटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड, सॉरी होटल फैसिलिटी कहां से आ गई, इफ accommodation facility provided for 15 days during tours and transfer or meetings or for attending meetings, then accommodation facility shall be fully exempt. यानी कि 15 दिनों के लिए आप यहां से जा रहे हो, सोचो मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हैं, और आप यहां से जा रहे हो और मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, मुंबई, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो मीटिंग अटेंड करने, और वहां पे सेमिनार्स वगैरह और भी हैं, 15 दिन लग जाएंगे आपको, 13 दिन लग जाएंगे मान लो। तो बोला गया अगर आपको टूर्स एंड ट्रांसफर्स के दौरान किसी तरीके की कोई एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाती है या मीटिंग्स के लिए दी जाती है, तो सर ये 15 दिनों तक ये चार्जेबल नहीं, मतलब टैक्सेबल नहीं। ठीक है जी। अच्छा, 15 दिनों के बाद हो जाता है। अच्छा, आगे लिखिएगा। अब पहले सुन लो इस पॉइंट को, फिर लिखते हैं। अब क्या होता है कि ना हमारे पास में प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं कई बार। उसमें क्या होता है कि मान लो मैंने ना मैडम को बोला, मैडम नाम क्या आपका, मान्या जी को बोला, मैंने कहा आप मेरी मैनेजर हैं और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बन करके जाइए पूना, और वहां जाकर के सब सेटल करके आ जाइए। कहते हैं सर सब सेटल करके आने में तो काफी टाइम लगेगा। मैंने कहा हाँ, करीब 3 महीने आपको लग जाएंगे। अब ये 3 क्यों कह रहा हूं ये समझना। मैंने कहा हाँ जी 3 महीने आपको लग जाएंगे, तो आप 3 महीने के लिए वहां पूना में हमारी एक एकोमोडेशन है उसको ऑक्यूपाई कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां रह लूंगी और प्रोजेक्ट को। लेकिन यहाँ पे जो इनकी फैमिली रह रही थी मेरे ही द्वारा दिए गए एक एकोमोडेशन में, तो क्या वो मैं खाली करा लूंगा? क्या ये एथिकल है? तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स के अंदर हमारे को अपने एम्प्लॉय को एक से ज्यादा एकोमोडेशन फैसिलिटी देनी पड़ती। तो अगर ये जो सेकंड एकोमोडेशन दी गई है वो 90 दिनों से कम की दी गई है, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। यानी कि उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी टैक्सेबल रहेगी जिसमें कि इनका परिवार 12 महीने से रह रहा था। और अगर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी इनको दी है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए और दी है 90 डेज से कम, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है। जैसे ही 91st डे लग जाएगा ना फुली टैक्सेबल हो जाएगी डे 1 से। बात समझ में आई जी? ओके, तो लिख लें इस चीज को। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड, अब इस चीज को बेस मत बना लेना कि प्रोजेक्ट बेस्ड ही होगा वो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं कुछ। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स, if more than one accommodation provided to employee, then it shall be exempt up to 90 days.
90 days. And after 90 days, both the accommodation shall be taxable. मतलब 90 दिनों तक तो एक ही टैक्सेबल रहेगी और 90 दिनों के बाद दोनों ही टैक्सेबल होनी चालू हो जाएगी. ठीक है. हाँ जी, एक और पॉइंट लिखिएगा. इफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू, मैं नहीं लिख रहा ये सब, मैं केवल डिक्टेट कर रहा हूं. इफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इन रिमोट एरिया, then it is fully exempt. In remote area. Remote area क्या होता है? जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, पिछड़ा इलाका, कुछ पिछड़ा इलाका, वहां मॉल्स नहीं होते, खाली 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 होता है, जंगल होते हैं. सर ऐसी जगह पे ये जाएगा ही क्यों? हाँ, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स सुनी है तुमने? yes, पैसे पता कितने मिलते हैं इंजीनियर्स को? रिफाइनरीज के अंदर होती हैं ऐसी जगहों पे जो इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं, लाखों में सैलरी होती है उनकी. क्या फायदा? क्या फायदा? क्या मॉल नहीं है वहां पे? हैं हाय हाय, कैसे लोग तो पागल. पैसा कमा के खर्च करने में नहीं है, कमा करके घर भेजने में, कि तुम मौज लो, तुम्हारा बाप बैठा है. बात समझ में आई? पैसा कमाने में और घर भेजने में मजा है, उड़ाने में नहीं है. ये तो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे भी ये शौक पूरे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. जब तक तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे भी शौक खत्म हो जाएंगे मॉल्स में जाने की. कहेंगे यार छोड़ यार, ड्यू डेट आने वाली है यार, चार बकरे फंसे हुए हैं, क्यों छोड़े इनको. ठीक है ना, ऐसा होता है. अच्छा, ये लिख लिया आपने कि रिमोट एरिया में लगेगा तो फिर क्या नाम है, टैक्स नहीं होगा. अच्छा, एक बात और लिख लो यार, बस RFA पूरा हो जाएगा. रेंट फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं, वो रिमोट एरिया वही होती हैं जहाँ पे मतलब यार जो अच्छी फैसिलिटीज जहाँ पे नहीं होती वो रिमोट एरिया होता है. जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर जहाँ रहते हैं, ट्राइबल एरिया जिसे कहते हैं. नहीं, गाँव को नहीं बोल सकते, गाँव अलग चीज होती है. अरे छोड़ो यार, तुम गाँव में मॉल है या नहीं है, अब तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार. अच्छा सुनो, लिखो जी लिखो. रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू पॉलिटिकल फिगर्स. रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू पॉलिटिकल फिगर्स और जजेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट. अच्छा पूरा लिख लो. रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू पॉलिटिकल फिगर्स, जजेस, members of UPSC, union ministers, opposition in parliament, members of UPSC और opposition in parliament और अपना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कोई भी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है. तो सबके लिए जितने सुनो, अब वो तो मैंने पहले ही लिखवा दिया था ना. और एग्जाम्प्ट होगा वो, टोटली एग्जाम्प्ट होगा वो, मैं एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में लिखवा दूंगा. मेंबर ऑफ UNO, खैर लिखना है तो लिख लो, मेंबर्स ऑफ UNO. ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है जी, एग्जाम्प्ट है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है. ओके, तो ये RFA जो है ये आपका पूरा होता है इसी के साथ. आगे पढ़ाऊं? मुझे पता है मैं पूछूंगा तो तुम इतने अच्छे तो हो नहीं. कल संडे है और संडे को सुबह 9 बजे यहाँ पहुंच जा. 9 बजे क्लास स्टार्ट कर दूं, 8:45 बजे यहाँ पहुंच जाना. हाँ, कितने बजे तक वो प्रभु इच्छा तक, वो हम देख लेंगे. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे और समझाया भी जाएगा. छुट्टी मत करना, कहीं तुम सोते रह जाओ
तो मैं पक्का सुला दूंगा मैं तुम्हारे को फिर। मुझे बुला लिया तुम्हारी हाँ, ऐसा मत करना मेरे साथ। ऐसे ही नहीं, गंदे गंदे